प्रैक्टिकली आगे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है तो हो नहीं पा रहा। 1988 के बाद से तमाम ही लोग बिला मुकाबला ही मुंतखब होते चले आ रहे हैं और जो जमहूरियत, उस किस्म की जमहूरियत ना तो इवन उनके जो मंशूर हैं, जो उनका आइन है, उसमें भी नहीं लिखा हुआ। यही बात, यही हुक्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आइन में भी रह गया था। और उनको खैर एक सेटबैक और भी हुआ, वो ये था कि मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की बुनियाद पर उन्होंने उस आइन को बनाया था जो भुट्टो साहब ने खुद बनाया था। तो बाद में फिर मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश में तब्दीली की वजह से वो पूरा पार्टी का मिजाज ही बदल गया था। तो फिर यहाँ जो पार्टी रह गई थी इस इलाके में, यानी मगरबी पाकिस्तान में, इसमें इन्होंने बिल्कुल कोई भी इलेक्शन की एफर्ट नहीं की। एक मामूली सी एक एफर्ट हुई थी, वो भी मोहतरमा बेनज़ीर के वक्त में, और वो भी किसी मंजिल तक नहीं पहुंची। दरअसल बुनियादी खराबी जो है, इवन मैं ये समझता हूँ मादरत के साथ, कि इमरान खान साहब की जमात जो है उसके जो पार्टी इलेक्शंस हैं वो मुख्तलिफ हैं पार्लिमानी निज़ाम के। यानी जब आपने पार्लिमानी निज़ाम के लिए एक जमात तैयार करनी है तो आप जमाती इंतखाबात तो बिल्कुल उसकी तर्ज तरीका, उसका सलीका और मुकम्मल तौर पर उसके वो मुख्तलिफ है, और जो पार्लिमानी निज़ाम है वो उसकी बिल्कुल ज़िद में है। तो फिर इस किस्म का इलेक्शन कामयाब नहीं होता। ठीक, यही वजह है। शाह साहब को भी जरा शामिल कर देते हैं। कमर साहब, सेक्शन 12 जो है इलेक्शन कमीशन का, आपके पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट का, वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जो एक इलेक्शन का जोर देगा और पार्टीज में जो है वो इलेक्शन कराए जाएंगे। लेकिन चले, आज तो मुस्लिम लीग नून का तो इलेक्शन था ही था, लेकिन हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ने किसी ने भी इस सेक्शन 12 की परवाह नहीं की। तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? नहीं, इलेक्शन कमीशन जो है, तो रिफात साहब आपने बिल्कुल सही बता दिया आपने। तो असूली तौर पर जो आज जो अफगान जमात का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप का जो इलेक्शन हुआ है, वो इलेक्शन नहीं, वो तो सिलेक्शन है। इस लिहाज से कि ये पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 12 से इनराफ करता है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि लोकल लेवल से लेकर फेडरल सतह तक आपने इंतखाबात करवाने हैं, लफ्ज इलेक्ट करना, नॉमिनेशन की तो उसमें हमारे आर्टिकल 12 में इजाजत ही नहीं है। इसलिए आप ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2200 कौंसलरों ने ये जो है लोग इंतखाबात में करवा दिए गए हैं, कुछ नामजदगियां हो गई हैं, कुछ बिला मुकाबले कोई बात नहीं, बिला मुकाबले कौमी सूबाई असम्बली में भी होते हैं, सेनेट में भी होते हैं, लेकिन यहाँ नामजदगी का जो है वो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज और सेक्शन 12 है। लेकिन मुझे आप बताइए कमर दिलशाद साहब कि इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है सेक्शन 12 को लेकर? उन्होंने इन्फोर्स करना है या नहीं करना? अफसूली तौर पर तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं कि वो जब सारी रोदाद उनके पास पहुंचेगी, मिनट्स पहुंचेंगे, इलेक्शन की कार्रवाई पहुंचेगी, तो वो जवाब तलबी करने का मिजाज है कि आपके यहाँ तो नामजदगी हो गई है, आपके ये बताएं कि पार्टी के जो मेंबरशिप कार्ड कितने हैं, ये उसका भी हिसाब देना पड़ता है कि आपकी मेंबरशिप और जो सेक्शन 29 है मुस्लिम लीग नून के आइन का, वो कहता है कि 20 रुपए जो हर मेंबर है वो अपना हर साल जमा करवाएगा। तो जाहिर है आप उसको साथ मिला भी सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट को भी देख सकते हैं कि वो मेंबर है या नहीं है। जैसे हम हाई कोर्ट्स में इलेक्शंस होते हैं, बार्स एसोसिएशंस में इलेक्शन होते हैं। राजा मुनव्वर साहब, मुझे थोड़ा आप ये बताइएगा, हम बरतानिया की मिसाल देते हैं, अमेरिका की मिसाल देते हैं, हत्ता कि अब तो भारत में भी अगर हम गौर करें तो जो बीजेपी ने कम से कम एक स्ट्रक्चर जो है वो बनाया है और दिया है। पाकिस्तान की सियासी जमातें जो है वो इस जानब बढ़ती हुई नजर भी नहीं आ रही। इमरान खान की एक इंटेंशन तो लगती है कि वो इलेक्शन कराना चाहते हैं, करा नहीं पा रहे, वो एक अलग बात है। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या खामी है कि वो इलेक्शन नहीं करवा पाती? दरअसल मैंने जैसे कि पहले अर्ज किया है कि जमाती इंतखाबात के लिए जो आइन या कानून इन्होंने लिखा है, बनाया है, वो उस पार्लिमानी निज़ाम की जमात को पार्लिमानी तर्ज की
जमहूरियत को वो सूट नहीं करता और ना ही वो उसको उस मंजिल तक पहुंचा सकता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। लेकिन राजा साहब, जो बरतानिया का जो अगर हम इलेक्शंस का देखते हैं, उनकी अगर हम टोरी या लेबर पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है देखें, या अमेरिका में हम रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स का देखें, तो उनका निजाम तो वन मैन वन वोट के ऊपर है। और आपने यहाँ, मुझे याद पड़ता है 2002 में परवेज मुशर्रफ साहब को एक बड़ा एलेबरेट प्रोसीजर बना के पेश किया था कि ये पॉलिटिकल पार्टीज में इस तरह का निजाम लगाना चाहिए। वो क्यों नहीं हो सका, और इससे हम अमेरिका और बरतानिया से कैसे मुख्तलिफ हैं? वो उस वक्त भी जो लोग वहां परवेज मुशर्रफ साहब के करीब थे और करीब तर थे, वो मुकम्मल तौर पर उसके रास्ते में खड़े थे और वो नहीं चाहते थे कि इस किस्म का कोई निजाम। ये चौधरी साहबान की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? चौधरी साहबान की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, वो एक जनरल साहब थे वहां उनके दफ्तर में, परवेज मुशर्रफ साहब के, और ये जो थे तारिक अजीज साहब, ये बड़े खुल के उन्होंने उसकी निज़ाम की मुखालफत की थी। देखें, अगर आपको जमातों में इंतखाबात कराने हैं तो पहली बात तो मैंने जो उस वक्त तजवीज़ की थी, मैंने कहा था कि इसका अपना, जिस तरह के लोकल गवर्नमेंट का कभी अपना हर सूबे में एक इलेक्शन कमीशन होता था, और मैंने कहा था कि वो इलेक्शन कमीशन जो है उसको आप अडॉप्ट कर लें, वो जमातों के इंतखाबात कराए, सबके वो कराए, जमातें अपने इंतखाबात को खुद मैनेज ना करें। पहला मेरा बुनियादी तकाजा जो है उसमें ये था कि जमातें अपने इंतखाबात को खुद मैनेज ना करें। देखें, आज लेटेस्ट आपके सामने मैनेज ना करें बल्कि इलेक्शन कमीशन उनके लिए करे। एक कमीशन है जो सिर्फ जमाती इंतखाबात को मैनेज करेगा, उसमें जमातों के नुमाइंदे होंगे, सारी जमातों के नुमाइंदे होंगे। मसलन असफंद यार वली जो है, अगर पीपल्स पार्टी के इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, तो असफंद यार वली अपनी पार्टी का कोई नुमाइंदा देंगे जो उस कमीशन का मेंबर बन जाएगा। इसी तरह और जमातों को भी शामिल करेंगे, और उसके अलावा देयर विल बी ए कॉन्टिन्यूस सिस्टम जो उसको मैनेज किया करेगा। यहाँ तो इन्होंने बिल्कुल उसको खत्म कर दिया था। डॉक्टर खालिद रांझा साहब थे उस वक्त लॉ मिनिस्टर, और मंसूर साहब थे उस वक्त सेक्रेटरी लॉ। तो जो मैंने बनाया था उसको, उस पर अमल दरामद नहीं किया था उन्होंने वो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में तरमीम करके तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये मैंडेटरी करार दिया कि जी वो इलेक्शन कराएंगी और उसकी रिटर्न जो हैं वो देंगी इलेक्शन कमीशन को। लेकिन वो बहुत नाकाफी है, उससे जमात नहीं ग्रो करती, जमात बनती नहीं। मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि एक बड़ा कॉन्सेप्ट जो है लोगों में चल रहा है और लोगों में मायूसी होती है, खास तौर पर पाकिस्तान के पॉलिटिकल लोगों को, कि जी यहाँ जमातें क्यों नहीं होती। इंडिया में भी यही हालत है। इंडिया में आप अंदाजा लगाएं कि 66 साल के इस तवील अरसे में स्वाए के, लेकिन राजा साहब बीजेपी ने कोशिश तो की है अपने आप को बड़ा करने की। मैं अर्ज करने लगा हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत उसको कहते हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का कैफियत यह है कि स्वाए अपना नेहरू खानदान के अभी तक लीडरशिप जो है, सेंट्रल लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, वो कल्ट करिश्मा सिर्फ एक खानदान का चल रहा, और वही खानदान जो है आप देख लें कि बहू के ऊपर आ गई है बात सारी, यानी चली है बाप से मोतीलाल तो आपको ये लग रहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पे शख्सियात ही डोमिनेट करेंगी पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल पार्टीज एक इदारे के तौर के ऊपर आगे नहीं आएंगी? नहीं, इदारे के तौर पर आपने देख लिया, आपने अपनी आंखों से देखा है पाकिस्तान की तारीख में एक ही जमात है, एक ही शख्सियत थी, वो है जमात इस्लामी और अबुल अला मौदूदी साहब, जिन्होंने ये इस बात की इब्तिदा की कि उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में अपने बेटे बेटी बीवी किसी खानदान के आदमी को या किसी और पॉलिटिकल आदमी को अपनी पार्टी में से थ्रो अप नहीं किया।
लेकिन बहरहाल अगर हमने आगे पार्टी जाना है, पाकिस्तान में जमहूरियत को आगे बढ़ाना है, तो फिर बड़ा जरूरी है कि हम सियासी जमातों को बतौर इदारा डेवलप करें। और राय साहब का ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, एक खास इलेक्शन कमीशन होना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज के इंतखाबात कराए, ताकि हम एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू कर सकें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ।
एमक्यूएम को अल्ताफ हुसैन को उन्होंने वक्ती तौर पर नाराज किया, फिर बाद में सेटिंग कर ली। अल्ताफ हुसैन ने इतनी गालियां बकी हैं लाइव टीवी पे आके, इतने स्टेटमेंट दिए, इतने बयान दिए, गवर्नर ने आज तक उसको जो है वो लफ्ज भी नहीं बोला है। बस देखिए उससे सेटिंग है। गवर्नर ने ब्लफ किया फारूक सत्तार को कि मेरी तमाम एस्टेब्लिशमेंट से सब लोगों से बात हो गई है और सबको ये कहा है कि जाकर फारूक सत्तार को ज्वाइन करो। इशरत उल इबाद को इस कराची के लोग, कराची की ब्यूरोक्रेसी है, कराची के जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो इशरत उल इबाद को रिश्वत उल इबाद से तशबीह देते हैं। साजिश कर सकता है ये आदमी, सामने आकर वार नहीं कर सकता। इशरत उल इबाद और मुस्तफ़ा कमाल साहब के दरमियान दोस्ती तो कभी भी नहीं रही। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में इशरत उल इबाद साहब गवर्नर ही थे और मुस्तफ़ा कमाल साहब उस वक़्त मेयर थे। उस वक़्त भी दोनों में ठनी ही रही और कराची के मंसूबों को लेके कभी इशरत उल इबाद साहब मुशर्रफ साहब के पास जीत जाते थे तो कभी मुस्तफ़ा कमाल साहब जीत जाते थे। हाल ही में अलबत्ता बाद में यूँ लगा कि जब मुस्तफ़ा कमाल साहब वापस आए हैं तो इशरत उल इबाद साहब अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मुस्तफ़ा कमाल के सर पे हाथ रखेंगे और कुछ अर्सा शायद हाथ रखा भी, लेकिन अब यूं लग रहा है कि वो सिलसिला टूट सा गया है। और उसकी वजूहात क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, कुछ स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ सरफराज कायम खानी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ हैं। जरा उनसे भी समझते हैं कि ये मामला है क्या और कराची में जो हमारा सेंस है वो क्या है। जी मुस्तफा बताइएगा सरफराज, क्या लड़ाई की वजह क्या है इशरत उल इबाद साहब में और मुस्तफ़ा कमाल में? देखें फवाद, यहाँ पर अगर लड़ाई की वजह पूछी जाए तो इसका बताना मुश्किल होगा कि वजह क्या है, लेकिन एक वक्त हमने देखा कि जहाँ पर पीएसपी के घर पर फायरिंग होती है, उनको जो है एक हमला किया जाता है उनके घर पर। उसके बाद मीडिया टॉक करते हुए पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के जो सैयद मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने अपनी तनकीद का निशाना बनाया गवर्नर सिंध को, और गवर्नर सिंध की जानिब से भी कोई ऐसा खास जवाब सामने नहीं आया। गवर्नर सिंध के जो तर्जुमान थे गवर्नर हाउस के, उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये ज़हनी तौर पर परेशान है, जिसकी वजह से इस तरह का बयान दिया है। लेकिन हमें यहाँ से परेशानी कहीं भी नजर नहीं आती है पाकिस्तान ज़मीन पार्टी में, जिस तरह से यहाँ पर। ये बताएं सरफराज के आपके ख्याल में, आप ये बताइएगा कि ये कोई मुलाकात हुई बीच लग्जरी होटल में मुस्तफ़ा कमाल साहब की और फारूक सत्तार साहब की पार्टी के जिम्मेदारान की? नहीं, ऐसा कोई प्रोग्राम मेरे इल्म में नहीं है कि इनकी कोई मुलाकात हुई हो, लेकिन अलबत्ता जो रहनुमाओं ने रब्ता किया, जो मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी के और फारूक सत्तार साहब की जो पाकिस्तान की पार्टी है, उनके दरमियान कहीं को राबते मौजूद हैं या नहीं मौजूद? नहीं, ऐसा कोई राब्ता नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि जिन लोगों ने राब्ता किया था आज वो पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का हिस्सा बने हुए हैं और वो इस पार्टी में मौजूद है, और मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी की जानिब से किसी किस्म का कोई राब्ता फारूक सत्तार की पार्टी से अभी इस वक्त है ऐसा कोई सिलसिला नजर नहीं आता, क्योंकि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों तरफ से तनकीद की जाती है, दोनों तरफ से जो है इल्जामात आयद किए जाते हैं। जबकि पाकिस्तान ज़मीन पार्टी की जानिब से तो थोड़े से इल्जामात कम ही होते हैं, लेकिन एमक्यूएम फारूक सत्तार की जानिब से जो है ये इल्जामात ज्यादा ही होते हैं। जिस तरह बताया जाता है कि हर जितने भी करप्ट लोग हैं वो वहां पर जा रहे हैं और जितने भी इश्तिहारी लोग हैं वो वहां पर जा रहे हैं। उसके बाद लोगों को वापस पार्टी में आने की भी दावत दी जाती है फारूक सत्तार की जानिब से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सरफराज कायम खानी साहब, आपने जो है वो हमें जो है वो उसका बैकग्राउंड बताया। इफ्तिखार साहब हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं PSM के, उनसे ज़रा समझते हैं। इफ्तिखार साहब ये बताइएगा, पहले तो आप ये बताइए कि आपका मीडिया सेल इतना कंफ्यूज क्यों है, हर 10 मिनट बाद आप गेस्ट चेंज करते हैं, खैरियत है, कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में या क्या मसला है? जी बिल्कुल, मीडिया सेल हमारा फाल तरीके से काम कर रहा है। अभी आपके मैसेज मिला कि यहाँ पे प्रोग्राम है, तो बिल्कुल उसके अंदर मौजूद हैं यहाँ पे आपके साथ। हेलो हेलो सॉरी इफ्तिखार साहब, मुझे आपकी आवाज़ जो है मेरे तक नहीं पहुंची। अब बताइएगा, आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है? आपको आवाज़ जी आपको आ रही है मेरी आवाज? इफ्तिखार साहब आपको आवाज? जी जी आपकी आवाज अब सही आ रही है। चले आगे 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 चलते हैं और मुझे थोड़ा बताइएगा कि झगड़ा इतना क्यों हो गया मुस्तफ़ा कमाल साहब में और इशरत उल इबाद साहब में? दोस्ती तो खैर कभी भी नहीं रही है, लेकिन अब ज्यादा जो है वो खराब हो गया, और स्पेशली रजा हारून साहब की तो इशरत उल इबाद साहब से अच्छी दोस्ती थी, वो भी खराब हो गई, या बाकियों की भी खराब हो गई, या सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल साहब ही की खराब हुई है?
नहीं जी, देखिए फवाद भाई, एक तो हमारा ज़ाती झगड़ा किसी से भी नहीं है। जो भी बातें हैं वो उसूलों की बुनियाद के ऊपर है। गवर्नर साहब के अगर 14 साल उनकी गवर्नरी का तजिया करें तो उन्होंने शहर को डिलीवर क्या किया। बहैसियत एमक्यूएम के वो में भी मौजूद रहे, फिर बहैसियत गवर्नर जब 2002 के अंदर वो चले गए, लेकिन शहर में कोई डिलीवर होता हुआ नज़र नहीं आया। हाँ, 2005 से 2009 के पीरियड में जब मुस्तफ़ा कमाल भाई सिटी नाजिम थे तो उनके साथ तख्तियाँ ज़रूर लगी कि गवर्नर भी ऑन बोर्ड है, सब कुछ है, लेकिन इस चीज़ पे हमेशा रहा कि उन्होंने फंड्स के हवाले से या डेवलपमेंट के हवाले से कराची शहर को कोई चीज़ डिलीवर नहीं करी। बिल्कुल मुस्तफ़ा भाई ने जो बात करी कि जी वो साजिशी ही करते रहे, साजिशें ही करते रहे, तो ये चीज़ देखने में आई कि जब पीएसपी 3 मार्च को जब मुस्तफ़ा कमाल भाई अनीस भाई आए यहाँ पे तो उन्होंने 1.5 महीने का वो रोमांस का पीरियड तो बिल्कुल चला, उन्होंने राब्ते भी किए, लेकिन उसके बाद फिर वही उनकी साजिशी अवामिल जो थे वो सामने आने लगे। और इसका अमली नमूना अब हम इस तरह से देख सकते हैं कि फारूक सत्तार साहब ने जब ये पीएसपी अपना एमक्यूएम पाकिस्तान बनाई उन्होंने, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नर साहब ने अपना रोल प्ले किया उसके अंदर। और फिर जो लोग जब तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में रहते रहे, जो सारी बातें हैं जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है उनको उस वक्त ही क्यों याद आती है जब वो जो है वो अलहदा हो जाते हैं। पहले वो मुस्तफ़ा कमाल साहब इल्ताफ़ हुसैन साहब के बगल बच्चे थे तो उनको इल्ताफ़ हुसैन साहब में ही सारी खूबियां नजर आती थी। इशरतुल अबाद साहब से 14 साल जो है वो साथ रहे, साथ काम भी किया। अचानक इशरतुल अबाद साहब रिश्वतुल अबाद हो गए हैं और तमाम दुनिया की बुराइयां आपको भी और मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी उनमें नजर आ रही हैं। कुछ बैलेंस आउट नहीं लगता पीएसएम के रहनुमा का और आपका? देखिए, पीएसपी के हवाले से एक तो पीएसपी है पाकिस्तान ज़मीन पार्टी, पीएसएम का नहीं फवाद भाई जी जी। दूसरी ये कि जो बात आप कह रहे हैं कि उनके साथ रहते हैं, जहाँ तक अल्ताफ़ हुसैन का ताल्लुक है तो अल्ताफ़ हुसैन के साथ जो 29 साल 30 साल का जो टाइम पीरियड गुजारा तो उसके हम बिल्कुल गुनाहगार हैं। हम तो बरमला अवाम के सामने इस चीज़ का इजहार करते हैं कि हाँ, हमसे वो गुनाह खताएं हुई हैं, हम आवाम के गुनाहगार हैं और उसी का कुफारा अदा करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और उस आदमी को एक्सपोज किया। रह गया इशरतुल इबाद साहब के हवाले से, तो इशरतुल इबाद साहब के साथ तो कोई वर्किंग रिलेशन तो ऐसा नहीं था। 2005 से 9 के दरमियान जब वो गवर्नर थे और ये सिटी नाजिम थे तो जो डेवलपमेंट के काम होते थे वो मुस्तफ़ा भाई ही ऑन बोर्ड रह के करते थे। हाँ, ये ज़रूर था कि उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उन डेवलपमेंट स्कीम्स पे, तख्तियों के ऊपर सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल और गवर्नर इशरतुल इबाद का नाम ज़रूर आता था। इनका एक्टिव रोल डिपार्टमेंट्स में जरूर रहा, रिश्वत के हवाले से जरूर रहा उनका एक्टिव रोल। और ये यूं लग रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून है, जो वफाकी हुकूमत है, उन्होंने फारूक सत्तार साहब के ऊपर अपना हाथ रख दिया है और फारूक सत्तार और एमकेएम को वफाकी हुकूमत जो है वो सपोर्ट कर रही है और गवर्नर साहब जो है वो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं। जाहिर है कि वो एक इन बिटवीन है फारूक सत्तार साहब के और वफाकी हुकूमत के। आपको और जो पीएसपी है पार्टी है, आपकी घबराहट ये है कि एक बड़ा शेयर जो है वो वफाकी हुकूमत के जरिए जो फारूक सत्तार साहब है उनको मिल गया है, चाहे वो सिक्योरिटी का मामला हो या बाकी से हो एस्टेब्लिशमेंट में, और आपने चढ़ाई कर दी है इशरतुल अबाद साहब के ऊपर, वज़ीर आज़म साहब के ऊपर और पीएमएलएन के ऊपर आपने हाथ हल्का रखा है। एक तो फवाद भाई हमें कोई घबराहट नहीं है, बहुत रिलैक्स हैं और 6 महीने में जितना हमने अचीव किया है कोई भी पार्टी जो न्यूली बॉर्न पार्टी हो इतना अचीव नहीं करती। हमने अपने 2 महीने के अंदर जलसा भी करके दिखाया, हमने रैली भी निकाली, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी लोग हमारे पास शामिल हो रहे हैं, न्यूट्रल आवाम भी हमारे साथ शामिल हो रही है, तो हमें कोई घबराहट और कोई टेंशन नहीं है। हाँ, हमारी इस अचीवमेंट से दीगर सियासी जमातें बिलखुसूस एमक्यूएम और दीगर लोग जो हैं वो परेशान हो सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल सुकून में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ताईद हमारे साथ मौजूद है। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं हमारा दिल और ज़मीर हमारा मुतमईन है, तो कोई टेंशन नहीं है। रह गया इस चीज का कि वफाकी हुकूमत। अच्छा, ये बताएं कि फारूक सत्तार साहब के साथ और जो बाकी धड़े हैं एमकेएम के और आप में आपस में कोई अलायंस की भी चांस है या आप लोग अलहदा ही रहेंगे? बाकी जो है वो धड़ेों के साथ आपकी कोऑपरेशन का कोई चांस नहीं है?
फवाद भाई, एक तो पहले तो इस चीज को देख लें कि धड़े एमक्यूएम में कोई नहीं है। एमक्यूएम सिर्फ एक ही है और वो एमक्यूएम है अल्ताफ हुसैन की। ना एमक्यूएम लंदन है, ना एमक्यूएम पाकिस्तान है। दूसरे रह गया अलायंस का, तो हमारे दरवाजे सब लोगों के लिए खुले हुए। वो शख्स जो मुहिब वतन हो, जो पाकिस्तान की सालमियत पे यकीन रखता हो, और जो दरवाजे सबके साथ खुले हुए हैं, लेकिन लग यूं रहा है कि अभी कराची की सियासत में आगे बढ़ेगा मामला। और इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है ये अभी सिर्फ रिपल्स हैं उस सियासत के जो आप देख रहे हैं। कराची की सियासत बहरहाल आगे जाके तब्दील होनी है और हम और आप इसको फॉलो करते रहेंगे कि मामला आगे जाते हैं तो जाते किधर हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इंडियन ह्यूमिलिएशन देखते हैं जो उसको अपने ही मुल्क में हुई और रशिया और चाइना ने उसके साथ क्या किया।
1216 में चंगेज खान ने अलाउद्दीन मोहम्मद सेकंड, ख्वारिज़्म का बादशाह था, उसको बेशुमार तहाइफ के साथ ये ख़त लिखा कि मैंने बहुत इलाका फ़तह कर लिया है और फ़िलहाल मुझे मज़ीद इलाका फ़तह करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे बच्चों की तरह हो, और इसको अमन का पैगाम जो है वो दिया। अलाउद्दीन के महल में जो तमाम लोग थे उन्होंने कहा कि जो चंगेज़ खान की अफवाज हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो गई हुई हैं कि वो मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है, लिहाजा ना सिर्फ ये कि चंगेज़ खान के काफ़िले को मार दिया गया, बाद में उसके सफ़ीर को भी जो है मार दिया गया, और चंगेज़ खान के इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले जो ताजरान थे उनको कत्ल किया गया। उसके तकरीबन 2 साल के बाद चंगेज़ खान ने जो ख्वारिज़्म था उसके ऊपर हमला किया, ईंट से ईंट बजा दी, और उसने जो महल खड़ा किया उसमें अलाउद्दीन की खोपड़ी भी उस महल में शामिल थी। ये किस्सा लिखा है भारत के मशहूर जर्नलिस्ट परवीन सवामी ने अपने आज के आर्टिकल में, और उन्होंने जो मशवरा दिया है भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब को, उन्होंने कहा है कि बैनुल अक़वामी डिप्लोमेसी में जो ब्लफ है वो 9/10 होता है, यानी 9 हिस्से 10वें के जो है वो ब्लफ होता है, लेकिन आखिरी हिस्सा ये होता है कि आपने अपनी बात को तय कैसे करना है, फिनिश कैसे करना है। और यूं लग रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान के आइसोलेशन की बात कर करके उसको लपेट नहीं पाए, और सबसे बड़ा झटका उन्हें लगा है जब ब्रिक्स के इजलास में जो गोवा में हुआ, वहां पर पहले चाइना ने अब उनकी जो बात है उसको मानने से इनकार कर दिया, और चाइना ने कहा कि पाकिस्तान की खिदमात का जो है जो इंटरनेशनल जो टेररिज्म के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जो खिदमात हैं उनको तस्लीम किया जाना चाहिए। और उसके बाद रूस ने भी पाकिस्तान का नाम लेके मजम्मत करने से इनकार कर दिया। गोवा के अंदर यह कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें नरेंद्र मोदी साहब को जो है वो इस कदर हजीमत उठाना पड़ी, और कि उनके मुल्क में आकर चाइना ने और रशिया ने उनका साथ नहीं दिया। हमारे साथ इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हमने जहमत दिया डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब को, और हिंदुस्तान के में हमारे स्काइप के ऊपर हमारे साथ बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट श्रीनिवासन रमना हमारे साथ होंगे। हसन अस्करी साहब से बात शुरू कर लेते हैं। हसन अस्करी साहब, जो हिंदुस्तान ये जो आर्टिकल लिखा है आज परवीन सवामी साहब ने, कह रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब अपना जो ब्लफ है उसको खत्म नहीं कर पाए, फिनिश नहीं कर पाए पाकिस्तान की आइसोलेशन के मामले के ऊपर। देखिए, हर मुल्क अपने मफादात के हवाले से चलता है। हिंदुस्तान के वजीर आजम का एजेंडा तो ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, लेकिन जो दूसरे ममालिक हैं वो अगर पाकिस्तान से कोई शिकायत भी रखते होंगे तब भी उनका एजेंडा जो है डिसएंगेजमेंट नहीं, एंगेजमेंट होता है। और सियासी तौर पर भी अगर आप किसी मुल्क से शिकायत है तो उसको आइसोलेट करके मसला आज तक कभी हल नहीं हुआ, ना ही कोर्सिव डिप्लोमेसी के जरिए हल हुआ है, बल्कि एंगेजमेंट के जरिए, गुफ्तो-शनीद के जरिए और मामलात को किसी खास डायरेक्शन में ले जाने से ये मामला तय हुए हैं। और मोदी साहब को चूंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का कोई इतना तजुर्बा नहीं है, उसकी वजह से वो तरीकाकार इख्तियार कर रहे हैं जिसमें उन्हें कामयाबी हासिल हो ही नहीं सकती। हसन अस्करी साहब, इसी पॉइंट के ऊपर मैं श्री नवासन साहब को भी अपने साथ जो है वो शामिल करना चाहता हूं, जिन्होंने चुनाव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री नवासन साहब, हसन अस्करी साहब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब का खुद कोई बहुत तजुर्बा नहीं है डिप्लोमेसी में, अगरचे हम ये देखते हैं कि वो ही हैज बीन टू मैनी कंट्रीज, जब से उन्होंने ओथ लिया है वो बहुत मुल्कों में गए हैं, घूमे हैं, लेकिन उस तरह की जिस तरह से बात कर रहे थे कामयाबी हासिल कर नहीं पाए। इसकी क्या वजूहात है? और अब तो इंडिया के अंदर भी बड़ा क्रिटिसिज्म आया है उनके ऊपर, खसूसन कांग्रेस की तरफ से, केजरीवाल साहब की तरफ से, इन लोगों की तरफ से। देखिए, इनका जो स्ट्रेटेजी है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट किया जाए, इसके 2 रीजंस हैं। नंबर 1 रीजन ये है कि नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट ने ये ट्राई किया कि एंगेजमेंट बढ़ाया जाए, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जैसे उरी में जो अटैक हुआ था, उसके पहले पठानकोट में जो अटैक हुआ था, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट हैड टू कम अप विद अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी। तो दूसरी बात यह है कि इन्होंने ये जब ऑपोजिशन में थे तब इन्होंने यही रेटोरिक यूज किया था कि पिछले गवर्नमेंट, जो कांग्रेस का गवर्नमेंट था, वो जिस तरीके से एंगेज कर रहे थे पाकिस्तान के साथ, उससे उनको कोई फायदा मिल नहीं रहा था, एंड ही हैड टू शो समथिंग डिफरेंट।
तो ये जो स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करने का, नवाज़न साहब ये बात तो कोई हुई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन श्री नवाज़न साहब ये कहना भी कि कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ था गलत बात होगी। बिकॉज अगर आप देखें तो कश्मीर के ऊपर जिस तरह से ट्रेड रूट्स ओपन हो रहे थे, पाकिस्तान में और भारत में जिस तरह से ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो रहे थे, तो इनका राय ये था कि इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, और यही राय वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बता रहे थे, और इसी बेसिस पे उनको इलेक्ट भी किया गया था कि ही विल शो अ स्ट्रॉन्गर फेस। ये मेरा पर्सनल राय ये नहीं है कि इससे कुछ फायदा नहीं होता। मेरा पर्सनल राय है यही है कि एंगेजमेंट होना चाहिए, और पिछले गवर्नमेंट ने जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया था वो ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया था कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट को दे शुड शो अ डिफरेंस इन एंगेजमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट को पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेज करना चाहिए, और ये कहना चाहिए कि मतलब दे हैव टू टेक अ स्ट्रांग पोजीशन ऑन टेरर। ठीक है, बट एट द सेम टाइम लेकिन डॉक्टर हसन अस्करी साहब यहाँ पे आप थोड़ा बताइएगा, आप तो करें एंगेजमेंट। दो चीजें बड़ी क्लियर हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि मोदी साहब के दौर में जो मई 2014 के एंड पे वो प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, पाकिस्तान इंडिया में कोई एंगेजमेंट नहीं हुई है। जो पहली एंगेजमेंट होनी थी वो अगस्त 2014 में फॉरेन सेक्रेटरी की मीटिंग थी, वो मीटिंग नहीं हुई और कोई एंगेजमेंट नहीं जो है वो हो सकी, जिसकी वजह से ये कहना कि एंगेजमेंट से कुछ हासिल नहीं हुआ ये गलत मेरा ख्याल है। जो वो रायवेंड के दौरे को एंगेजमेंट कह रहे हैं, जाहिर है वो एंगेजमेंट तो नहीं थी। नहीं, वो तो एंगेजमेंट नहीं है, वो उसको स्टेट की एंगेजमेंट नहीं है, वो उनका पर्सनल लेवल है। दूसरा, इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो ये जो उनका नुक्ता नजर है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक है, हम जमहूरी एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, ये ऐसा प्रेमिस है जिसके तहत इंडिया जो है पॉलिसीज गलत अडॉप्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया के सिलसिले में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और ये जो खास चीज आपको नजर आई थी, ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब की जाती प्रेफरेंस है। स्टेट की पॉलिसी हमें इस तरह रिफ्लेक्ट होती हुई नजर नहीं आती। जब तक हिंदुस्तान गुफ्तगू नहीं करेगा, डायलॉग नहीं करेगा उन लोगों से जिनसे डायलॉग पहले होता है। फौज पाकिस्तान में डायरेक्टली रूल करती रही है, तब भी डायलॉग हुआ है। और उसके अलावा आखिरी पॉइंट ये है कि इसी पार्टी के वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस जमाने में एंगेजमेंट भी हुई, कुछ मामलात आगे भी चले। बेसिक फर्क जो मोदी में और वाजपेयी में ये है कि मोदी साहब पे इंतहा पसंद हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो संघ परिवार है उनका इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा है, जबकि वाजपेयी साहब उस इम्पैक्ट से बाहर थे, लिहाजा उनकी अप्रोच लिबरल। अच्छा श्री नवाज़न साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और ओवरऑल भी हम इंडिया में देख रहे हैं जिस तरह का माहौल बना हुआ है कि हम देखते हैं कि ओमपुरी साहब के साथ क्या हुआ, प्रियंका चोपड़ा के साथ क्या हुआ, फिर बीफ ईटिंग के ऊपर जो कुछ जो है वो तमाशा बना हुआ है। एक ओवरऑल भी इंडिया में जो इस वक्त फजा बनी हुई है, केजरीवाल साहब ने सिर्फ ये कहा कि हमें एविडेंस दें कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके ऊपर जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया। फिर पंजाब के जो रहनुमा है कांग्रेस के, उन्होंने बात की, उनके ऊपर चढ़ जोड़े। तो जो ओवरऑल एक एनवायरनमेंट, एक एक्सट्रीमिज्म का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है मोदी साहब ने इंडिया में। मैं मानता हूं कि ऐसा एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट हुआ है, क्योंकि किसी भी डिसिडेंट वॉइस को इजीली एंटी नेशनल कहा जा रहा है अभी यहाँ पे। और जो पीस कॉन्स्टिट्यूएंसी है इंडिया में, जो मतलब एंगेजमेंट बढ़ाना चाहता हो और जो मतलब सिंपली इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को टेरर के नजरिए से ना देखना चाह रहा है, who don't want to see only on the basis of terror, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी मतलब it's under in some kind of stress कि they have constantly have to prove their patriotism credentials। ये मतलब एक अनफॉर्चुनेट चीज है। लेकिन एट द सेम टाइम ये this is also because there is a certain impatience with the way the Pakistani establishment has acted। 26/11 जब हुआ था तब इंडियन पब्लिक में एक एंगर था, और जब when the convicted were not, I mean nobody was convicted and और उसके बाद इतने सारे जो अटैक्स हुए हैं, इसके वजह से there has been a general impatience
in the Indian public with respect to acts of terror. लेकिन श्री नवाज साहब, अगर पाकिस्तान में आप टेररिस्ट अटैक्स के ऊपर जाएं तो वो तो फिर जीएचक्यू वालों को भी कुछ नहीं हो सका था बड़ी देर तक। ये तो पाकिस्तान में, इंडिया में तो मुकदमात तो बड़े अरसा चलते हैं, केसेस आपको पता है बड़ी जल्दी तो कंक्लूड होते नहीं, साल लगते हैं। एक्सप्रेस का केस रुका और वहां इंडिया में आप देखें समझौता एक्सप्रेस के केस पे फिर क्या हुआ, बाकियों पे क्या हुआ? कैन यू एक्सप्लेन दिस टू द पीपल? क्योंकि यहाँ के जो यहाँ का आवाम जो है वो तंग आ चुका है इस मामलों से, एंड दैट्स द रीजन व्हाई नहीं तो समझौता एक्सप्रेस के ऊपर वहां के जो लोग हैं या जो लीडरशिप है समझौता एक्सप्रेस की तरफ तवज्जो नहीं दिलाती कि वो भी तो केस नहीं कंक्लूड हो सका? नहीं, मैं भी बात कर रहा था आवाम के बारे में। मतलब व्हाई इज इट दैट इवन अमंग द पब्लिक देयर इज अ सर्टेन रिफ्लेक्शन ऑफ एंगर, एंड और उसी रिफ्लेक्शन ऑफ एंगर को स्टेट यूज कर रहा है टू से दैट एनी वॉइस दैट इज स्लाइटली डिसिडेंट एंड व्हिच इज अपोज्ड टू। बहुत शुक्रिया श्री नवासन साहब और डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब। हमारा वक्त आज तकरीबन जो है वो यहीं तक था। कोशिश की हमने कि एक संजीदा गुफ्तगू की जा सके पाकिस्तान और भारत के इन मामलात को लेके, और जिस तरह से इस वक्त भारत में मूड लग रहा है, और श्री नवासन कह रहे हैं कि जो लोगों का एंगर है उसको बढ़ाती है हुकूमत अपने इस्तेमाल में लाने के लिए। और बहरहाल ये तरीका अभी तक तो मोदी साहब जो हैं वो बार बार खा रहे हैं, मात खा रहे हैं इस मामले के ऊपर। आज का प्रोग्राम यहीं तक, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। इंडिया में आप अंदाजा लगाएं कि 66 साल के इस तवील अरसे में स्वाय के, लेकिन राजा साहब बीजेपी ने कोशिश तो की है अपने आप को खड़ा करने की। मैं अर्ज करने लगा हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत उसको कहते हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का कैफियत यह है कि स्वाय अपना नेहरू खानदान के अभी तक लीडरशिप जो है, सेंट्रल लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, वो कल्ट करिश्मा सिर्फ एक खानदान का चल रहा, और वही खानदान जो है आप देख लें कि बहू के ऊपर आ गई है बात सारी, यानी चली है बाप से मोतीलाल आपको ये लग रहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं यहाँ पे शख्सियात ही डोमिनेट करेंगी पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल पार्टीज एक इदारे के तौर के ऊपर आगे नहीं आएंगी? नहीं, इदारे के तौर पर आपने देख लिया, आपने अपनी आंखों से देखा है पाकिस्तान की तारीख में एक ही जमात है, एक ही शख्सियत थी, वो है जमात इस्लामी और अबुल अला मौदूदी साहब, जिन्होंने ये इस बात की इब्तिदा की कि उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में अपने बेटे बेटी बीवी किसी खानदान के आदमी को या किसी और पॉलिटिकल आदमी को अपनी पार्टी में से थ्रो अप नहीं किया। लेकिन बहरहाल अगर हमने आगे जाना है, पाकिस्तान में जमहूरियत को आगे बढ़ाना है, तो फिर बड़ा जरूरी है कि हम सियासी जमातों को बतौर इदारा डेवलप करें। और राज साहब का ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, एक खास इलेक्शन कमीशन होना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज के इंतखाबात कराए, ताकि हम एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू कर सकें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ।
1216 में चंगेज खान ने अलाउद्दीन मोहम्मद सेकंड, ख्वारिज़्म का बादशाह था, उसको बेशुमार तहाइफ के साथ ये ख़त लिखा कि मैंने बहुत इलाका फ़तह कर लिया है और फ़िलहाल मुझे मज़ीद इलाका फ़तह करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे बच्चों की तरह हो, और इसको अमन का पैगाम जो है वो दिया। अलाउद्दीन के महल में जो तमाम लोग थे उन्होंने कहा कि जो चंगेज़ खान की अफवाज हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो गई हुई हैं कि वो मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है, लिहाजा ना सिर्फ ये कि चंगेज़ खान के काफ़िले को मार दिया गया, बाद में उसके सफ़ीर को भी जो है मार दिया गया, और चंगेज़ खान के इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले जो ताजरान थे उनको कत्ल किया गया। उसके तकरीबन 2 साल के बाद चंगेज़ खान ने जो ख्वारिज़्म था उसके ऊपर हमला किया, ईंट से ईंट बजा दी, और उसने जो महल खड़ा किया उसमें अलाउद्दीन की खोपड़ी भी उस महल में शामिल थी। ये किस्सा लिखा है भारत के मशहूर जर्नलिस्ट परवीन सवामी ने अपने आज के आर्टिकल में, और उन्होंने जो मशवरा दिया है भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब को, उन्होंने कहा है कि बैनुल-अक़वामी डिप्लोमेसी में जो ब्लफ है वो 9/10 होता है, यानी 9 हिस्से 10वें के जो है वो ब्लफ होता है, लेकिन आखिरी हिस्सा ये होता है कि आपने अपनी बात को तय कैसे करना है, फिनिश कैसे करना है। और यूं लग रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान के आइसोलेशन की बात कर करके उसको लपेट नहीं पाए, और सबसे बड़ा झटका उन्हें लगा है जब ब्रिक्स के इजलास में जो गोवा में हुआ, वहां पर पहले चाइना ने अब उनकी जो बात है उसको मानने से इनकार कर दिया, और चाइना ने कहा कि पाकिस्तान की खिदमात का जो है इंटरनेशनल जो टेररिज्म के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जो खिदमात है उनको तस्लीम किया जाना चाहिए। और उसके बाद रूस ने भी पाकिस्तान का नाम लेके मजम्मत करने से इनकार कर दिया। गोवा के अंदर यह कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें नरेंद्र मोदी साहब को जो है वो इस कदर हजीमत उठाना पड़ी, और कि उनके मुल्क में आकर चाइना ने और रशिया ने उनका साथ नहीं दिया। हमारे साथ इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हमने जहमत दिया डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब को, और हिंदुस्तान के में हमारे स्काइप के ऊपर हमारे साथ बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट श्रीनिवासन रमनाई हमारे साथ होंगे। हसन अस्करी साहब से बात शुरू कर लेते हैं। हसन अस्करी साहब, जो हिंदुस्तान ये जो आर्टिकल लिखा है आज परवीन सवामी साहब ने, कह रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब अपना जो ब्लफ है उसको खत्म नहीं कर पाए, फिनिश नहीं कर पाए पाकिस्तान की आइसोलेशन के मामले के ऊपर। देखिए, हर मुल्क अपने मुफादात के हवाले से चलता है। हिंदुस्तान के वजीर आजम का एजेंडा तो ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, लेकिन जो दूसरे ममालिक हैं वो अगर पाकिस्तान से कोई शिकायत भी रखते होंगे तब भी उनका एजेंडा जो है डिसएंगेजमेंट नहीं, एंगेजमेंट होता है। और सियासी तौर पर भी अगर आप किसी मुल्क से शिकायत है तो उसको आइसोलेट करके मसला आज तक कभी हल नहीं हुआ, ना ही कोवर्सिव डिप्लोमेसी के जरिए हल हुआ है, बल्कि एंगेजमेंट के जरिए, गुफ्तो-शनीद के जरिए और मामलात को किसी खास डायरेक्शन में ले जाने से ये मामला तय हुए हैं। और मोदी साहब को चूंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का कोई इतना तजुर्बा नहीं है, उसकी वजह से वो तरीकाकार इख्तियार कर रहे हैं जिसमें उन्हें कामयाबी हासिल हो ही नहीं सकती। हसन अस्करी साहब, इसी पॉइंट के ऊपर मैं श्रीनिवासन साहब को भी अपने साथ जो है वो शामिल करना चाहता हूं, जिन्होंने चुनाव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवासन साहब, हसन अस्करी साहब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब का खुद कोई बहुत तजुर्बा नहीं है डिप्लोमेसी में, अगरचे हम ये देखते हैं कि वो ही हैज बीन टू मैनी कंट्रीज, जब से उन्होंने ओथ लिया है वो बहुत मुल्कों में गए हैं, घूमे हैं, लेकिन उस तरह की जिस तरह से बात कर रहे थे कामयाबी हासिल कर नहीं पाए। इसकी क्या वजूहात है? और अब तो इंडिया के अंदर भी बड़ा क्रिटिसिज्म आया है उनके ऊपर, खसूसन कांग्रेस की तरफ से, केजरीवाल साहब की तरफ से, इन लोगों की तरफ से। देखिए, इनका जो स्ट्रेटेजी है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट किया जाए, इसके 2 रीजंस हैं। नंबर 1 रीजन ये है कि नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट ने ये ट्राई किया कि एंगेजमेंट बढ़ाया जाए, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जैसे उरी में जो अटैक हुआ था, उसके पहले पठानकोट में जो अटैक हुआ था, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट हैड टू कम अप विद अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी। तो दूसरी बात यह है कि इन्होंने ये जब ऑपोजिशन में थे तब इन्होंने यही रेटोरिक यूज किया था कि पिछले गवर्नमेंट जो कांग्रेस का गवर्नमेंट था वो जिस तरीके से एंगेज कर रहे थे पाकिस्तान के साथ, उससे उनको कोई फायदा मिल नहीं रहा था, एंड ही हैड टू शो समथिंग डिफरेंट।
तो ये जो स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करने का, नवाज़िन साहब ये बात तो कोई हुई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन श्री नवाज़िन साहब ये कहना भी कि कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ था गलत बात होगी। बिकॉज अगर आप देखें तो कश्मीर के ऊपर जिस तरह से ट्रेड रूट्स ओपन हो रहे थे, पाकिस्तान में और भारत में जिस तरह से ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो रहे थे, तो इनका राय ये था कि इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, और यही राय वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बता रहे थे, और इसी बेसिस पे उनको इलेक्ट भी किया गया था कि ही विल शो अ स्ट्रॉन्गर फेस। ये मेरा पर्सनल राय ये नहीं है कि इससे कुछ फायदा नहीं होता। मेरा पर्सनल राय है यही है कि एंगेजमेंट होना चाहिए, और पिछले गवर्नमेंट ने जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया था वो ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया था कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट को दे शुड शो अ डिफरेंस इन एंगेजमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट को पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेज करना चाहिए, और ये कहना चाहिए कि मतलब दे हैव टू टेक अ स्ट्रांग पोजीशन ऑन टेरर। ठीक है, बट एट द सेम टाइम लेकिन डॉक्टर हसन अस्करी साहब यहाँ पे आप थोड़ा बताइएगा, आप तो कह रहे हैं एंगेजमेंट हुई। दो चीजें बड़ी क्लियर हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि मोदी साहब के दौर में जो मई 2014 के एंड पे वो प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, पाकिस्तान इंडिया में कोई एंगेजमेंट नहीं हुई है। जो पहली एंगेजमेंट होनी एमक्यूएम को अल्ताफ हुसैन को उन्होंने वक्ती तौर पर नाराज किया, फिर बाद में सेटिंग कर ली। अल्ताफ हुसैन ने इतनी गालियां बकी हैं लाइव टीवी पे आके, इतने स्टेटमेंट दिए, इतने बयान दिए, गवर्नर ने आज तक उसको जो है वो लफ्ज भी नहीं बोला है। बस देखिए उससे सेटिंग है। गवर्नर ने ब्लफ किया फारूक सत्तार को कि मेरी तमाम एस्टेब्लिशमेंट से सब लोगों से बात हो गई है और सबको ये कहा है कि जाकर फारूक सत्तार को ज्वाइन करो। इशरत उल इबाद को इस कराची के लोग, कराची की ब्यूरोक्रेसी है, कराची के जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो इशरत उल इबाद को रिश्वत उल इबाद से तशबीह देते हैं। साजिश कर सकता है ये आदमी, सामने आकर वार नहीं कर सकता। इशरत उल इबाद और मुस्तफ़ा कमाल साहब के दरमियान दोस्ती तो कभी भी नहीं रही। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में इशरत उल इबाद साहब गवर्नर ही थे और मुस्तफ़ा कमाल साहब उस वक़्त मेयर थे। उस वक़्त भी दोनों में ठनी ही रही और कराची के मंसूबों को लेके कभी इशरत उल इबाद साहब मुशर्रफ साहब के पास जीत जाते थे तो कभी मुस्तफ़ा कमाल साहब जीत जाते थे। हाल ही में अलबत्ता बाद में यूँ लगा कि जब मुस्तफ़ा कमाल साहब वापस आए हैं तो इशरत उल इबाद साहब अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ मुस्तफ़ा कमाल के सर पे हाथ रखेंगे और कुछ अरसा शायद हाथ रखा भी, लेकिन अब यूं लग रहा है कि वो सिलसिला टूट सा गया है। और उसकी वजूहात क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, कुछ स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ सरफराज कायम खानी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ हैं। जरा उनसे भी समझते हैं कि ये मामला है क्या और कराची में जो हमारा सेंस है वो क्या है। जी मुस्तफा बताइएगा सरफराज, क्या लड़ाई की वजह क्या है इशरत उल इबाद साहब में और मुस्तफ़ा कमाल में? देखें फवाद, यहाँ पर अगर लड़ाई की वजह पूछी जाए तो इसका बताना मुश्किल होगा कि वजह क्या है। लेकिन एक वक्त हमने देखा कि जहाँ पर पीएसपी के घर पर फायरिंग होती है, उनको जो है एक हमला किया जाता है उनके घर पर। उसके बाद मीडिया टॉक करते हुए पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के जो हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने अपनी तनकीद का निशाना बनाया गवर्नर सिंध को, और गवर्नर सिंध की जानिब से भी कोई ऐसा खास जवाब सामने नहीं आया। गवर्नर सिंध के जो तर्जुमान थे गवर्नर हाउस के, उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये ज़हनी तौर पर परेशान है, जिसकी वजह से इस तरह का बयान दिया है। लेकिन हमें यहाँ से परेशानी कहीं भी नजर नहीं आती है पाकिस्तान ज़मीन पार्टी में, जिस तरह से यहाँ पर। ये बताएं सरफराज के आपके ख्याल में, आप ये बताइएगा कि ये कोई मुलाकात हुई बीच लग्जरी होटल में मुस्तफ़ा कमाल साहब की और फारूक सत्तार साहब की पार्टी के जिम्मेदारान की?
नहीं, ऐसा कोई प्रोग्राम मेरे इल्म में नहीं है कि इनकी कोई मुलाकात हुई हो, लेकिन अलबत्ता जो जिन रहनुमाओं ने रब्ता किया, जो मुस्तफा कमाल साहब की पार्टी के और फारूक सत्तार साहब की जो पाकिस्तान की पार्टी है, उनके दरमियान कहीं कोई राबते मौजूद है या नहीं मौजूद? नहीं, ऐसा कोई राब्ता नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि जिन लोगों ने राब्ता किया था आज वो पाकिस्तान जमीन पार्टी का हिस्सा बने हुए हैं और वो इस पार्टी में मौजूद है, और मुस्तफा कमाल की पार्टी की जानिब से किसी किस्म का कोई राब्ता फारूक सत्तार की पार्टी से अभी इस वक्त है ऐसा कोई सिलसिला नजर नहीं आता, क्योंकि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों तरफ से तनकीद की जाती है, दोनों तरफ से जो है इल्जामात आयद किए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान जमीन पार्टी की जानिब से तो थोड़े से इल्जामात कम ही होते हैं, लेकिन MQM फारूक सत्तार की जानिब से जो है ये इल्जामात ज्यादा ही होते हैं। जिस तरह बताया जाता है कि हर जितने भी करप्ट लोग हैं वो वहां पर जा रहे हैं और जितने भी इश्तिहारी लोग हैं वो वहां पर जा रहे हैं, उसके बाद लोगों को वापस पार्टी में आने की भी दावत दी जाती है फारूक सत्तार की जानिब से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सरफराज कायम खानी साहब, आपने जो है वो हमें जो है वो उसका बैकग्राउंड बताया। इफ्तिखार साहब हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी इतलात हैं PSM के, उनसे ज़रा समझते हैं। इफ्तिखार साहब ये बताइएगा, पहले तो आप ये बताइए कि आपका मीडिया सेल इतना कंफ्यूज क्यों है, हर 10 मिनट बाद आप गेस्ट चेंज करते हैं, खैरियत है, कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में या क्या मसला है? ये बिल्कुल मीडिया सेल हमारा फाल तरीके से काम कर रहा है। अभी आपके मैसेज मिला कि यहाँ पे प्रोग्राम है तो बिल्कुल उसके अंदर मौजूद है यहाँ पे आपके साथ। हेलो हेलो सॉरी इफ्तिखार साहब, मुझे आपकी आवाज जो है मेरे तक नहीं पहुंची। अब बताइएगा, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आपको आवाज जी आपको आ रही है मेरी आवाज? इफ्तिखार साहब आपको आवाज? जी जी आपकी आवाज अब सही आ रही है। चले आगे 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 चलते हैं और मुझे थोड़ा बताइएगा कि झगड़ा इतना क्यों हो गया मुस्तफा कमाल साहब में और इशरतुल अबाद साहब में? दोस्ती तो खैर कभी भी नहीं रही है, लेकिन अब ज्यादा जो है वो खराब हो गया, और स्पेशली रजा हारून साहब की तो इशरतुल अबाद साहब से अच्छी दोस्ती थी, वो भी खराब हो गई, या बाकियों की भी खराब हो गई, या सिर्फ मुस्तफा कमाल साहब ही की खराब हुई है? नहीं जी, देखिए फवाद भाई, एक तो हमारा ज़ाती झगड़ा किसी से भी नहीं है। जो भी बातें हैं वो उसूलों की बुनियाद के ऊपर है। गवर्नर साहब के अगर 14 साल उनकी गवर्नरी का तजिया करें तो उन्होंने शहर को डिलीवर क्या किया। बहैसियत MQM के वो में भी मौजूद रहे, फिर बहैसियत गवर्नर जब 2002 के अंदर वो चले गए, लेकिन शहर में कोई डिलीवर होता हुआ नज़र नहीं आया। हाँ, 2005 से 2009 के पीरियड में जब मुस्तफ़ा कमाल भाई सिटी नाजिम थे तो उनके साथ तख्तियाँ ज़रूर लगीं कि गवर्नर भी ऑन बोर्ड है, सब कुछ है, लेकिन इस चीज़ पे हमेशा रहा कि उन्होंने फंड्स के हवाले से या डेवलपमेंट के हवाले से कराची शहर को कोई चीज़ डिलीवर नहीं करी। बिल्कुल मुस्तफा भाई ने जो बात करी कि जी वो साजिशी ही करते रहे, साजिशें ही करते रहे, तो ये चीज़ देखने में आई कि जब PSP 3 मार्च को जब मुस्तफा कमाल भाई अनीस भाई आए यहाँ पे तो उन्होंने 1.5 महीने का वो रोमांस का पीरियड तो बिल्कुल चला, उन्होंने राब्ते भी किए, लेकिन उसके बाद फिर वही उनकी साजिशी अवामिल जो थे वो सामने आने लगे। और इसका अमली नमूना अब हम इस तरह से देख सकते हैं कि फारूक सत्तार साहब ने जब ये PSP अपना MQM पाकिस्तान बनाई उन्होंने, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नर साहब ने अपना रोल प्ले किया उसके अंदर, और फिर जो लोग जब तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में रहते रहे, जो सारी बातें हैं जनाब मुस्तफा कमाल साहब जो हैं उनको उस वक्त ही क्यों याद आती है जब वो जो है वो अलहदा हो जाते हैं? पहले वो मुस्तफा कमाल साहब इल्ताफ हुसैन साहब के बगल बच्चे थे तो उनको इल्ताफ हुसैन साहब में ही सारी खूबियां नजर आती थी। इशरतुल अबाद साहब से 14 साल जो है वो साथ रहे, साथ काम भी किया। अचानक इशरतुल अबाद साहब रिश्वतुल अबाद हो गए हैं और तमाम दुनिया की बुराइयां आपको भी और मुस्तफा कमाल साहब को भी उनमें नजर आ रही हैं। कुछ बैलेंस आउट नहीं लगता PSM के रहनुमा का और आपका? देखिए PSP के हवाले से, एक तो PSP है पाकिस्तान ज़मीन पार्टी, PSM का नहीं फवाद भाई जी जी। दूसरी ये कि जो बात आप कह रहे हैं कि उनके साथ रहते, कि जहाँ तक अल्ताफ हुसैन का ताल्लुक है तो अल्ताफ हुसैन के साथ जो 29 साल 30 साल का जो टाइम पीरियड गुजारा तो उसके हम बिल्कुल गुनाहगार हैं। हम तो बरमला अवाम के सामने इस चीज़ का इजहार करते हैं कि हाँ हमसे वो गुनाह
खताएं हुई हैं, हम आवाम के गुनाहगार हैं और उसी का कुफारा अदा करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और उस आदमी को एक्सपोज किया। रह गया इशरतुल इबाद साहब के हवाले से, तो इशरतुल इबाद साहब के साथ तो कोई वर्किंग रिलेशन तो ऐसा नहीं था। 2005 से 9 के दरमियान जब वो गवर्नर थे और प्रैक्टिकली आगे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है तो हो नहीं पा रहा। 1988 के बाद से तमाम ही लोग बिला मुकाबला ही मुंतखब होते चले आ रहे हैं और जो जमहूरियत, उस किस्म की जमहूरियत ना तो इवन उनके जो मंशूर हैं, जो उनका आइन है, उसमें भी नहीं लिखा हुआ। यही बात, यही हुक्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आइन में भी रह गया था और उनको खैर एक सेटबैक और भी हुआ। वो ये था कि मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की बुनियाद पर उन्होंने उस आइन को बनाया था जो भुट्टो साहब ने खुद बनाया था। तो बाद में फिर मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश में तब्दीली की वजह से वो पूरा पार्टी का मिजाज ही बदल गया था। तो फिर यहाँ जो पार्टी रह गई थी इस इलाके में, यानी मगरबी पाकिस्तान में, इसमें इन्होंने बिल्कुल कोई भी इलेक्शन की एफर्ट नहीं की। एक मामूली सी एक एफर्ट हुई थी, वो भी मोहतरमा बेनज़ीर के वक्त में, और वो भी किसी मंजिल तक नहीं पहुंची। दरअसल बुनियादी खराबी जो है, इवन मैं ये समझता हूँ मादरत के साथ, कि इमरान खान साहब की जमात जो है उसके जो पार्टी इलेक्शंस हैं वो मुख्तलिफ हैं पार्लिमानी निज़ाम के। यानी जब आपने पार्लिमानी निज़ाम के लिए एक जमात तैयार करनी है तो आप जमाती इंतखाबात तो बिल्कुल उसकी तर्ज तरीका, उसका सलीका और मुकम्मल तौर पर उसके वो मुख्तलिफ है, और जो पार्लिमानी निज़ाम है वो उसकी बिल्कुल ज़िद में है। तो फिर इस किस्म का इलेक्शन कामयाब नहीं होता। ठीक, यही वजह है। दिलशाद साहब को भी जरा शामिल कर देते हैं। कमर साहब, सेक्शन 12 जो है इलेक्शन कमीशन का, आपके पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट का, वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जो एक इलेक्शन का जोर देगा और पार्टीज में जो है वो इलेक्शन कराए जाएंगे। लेकिन चले, आज तो मुस्लिम लीग नून का तो इलेक्शन था ही था, लेकिन हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ने किसी ने भी इस सेक्शन 12 की परवाह नहीं की। तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? नहीं, इलेक्शन कमीशन जो है, तो रिफा साहब आपने बिल्कुल सही बता दिया आपने। तो असूली तौर पर जो आज जो अफगान जमात का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप का जो इलेक्शन हुआ है, वो इलेक्शन नहीं, वो तो सिलेक्शन है। इस लिहाज से कि ये पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 12 से इनराफ करता है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि लोकल लेवल से लेकर फेडरल सतह तक आपने इंतखाबात करवाने, लफ्ज इलेक्ट करना, नॉमिनेशन की तो उसमें हमारे आर्टिकल 12 में इजाजत ही नहीं है। इसलिए आप ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2200 कौंसलरों ने ये जो है लोग इंतखाबात में करवा दिए गए हैं, कुछ नामजदगियां हो गई हैं, कुछ बिला मुकाबले कोई बात नहीं, बिला मुकाबले कौमी सूबाई असेंबली में भी होते हैं, सेनेट में भी होते हैं, लेकिन यहाँ नामजदगी का जो है वो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज और सेक्शन 12 लेकिन है। मुझे आप बताइए कमर दिलशाद साहब कि इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है सेक्शन 12 को लेकर? उन्होंने इन्फोर्स करना है या नहीं करना? असूली तौर पर तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं कि वो जब सारी रोदाद उनके पास पहुंचेगी, मिनट्स पहुंचेंगे, इलेक्शन की कार्रवाई पहुंचेगी, तो वो जवाब तलबी करने का मिजाज है कि आपके यहाँ तो नामजदगी हो गई है, आपके ये बताएं कि पार्टी के जो मेंबरशिप कार्ड कितने हैं, ये उसका भी हिसाब देना पड़ता है कि आपकी मेंबरशिप कार्ड। और जो सेक्शन 29 है मुस्लिम लीग नून के आइन का, वो कहता है कि 20 रुपए जो हर मेंबर है वो अपना हर साल जमा करवाएगा। तो जाहिर है आप उसको साथ मिला भी सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट को भी देख सकते हैं कि वो मेंबर है या नहीं है। जैसे हम हाई कोर्ट्स में इलेक्शंस होते हैं, बार्स एसोसिएशंस में इलेक्शन होते हैं। राजा मनोवर साहब, मुझे थोड़ा आप ये बताइएगा, हम बरतानिया की मिसाल देते हैं, अमेरिका की मिसाल देते हैं, हत्ता कि अब तो भारत में भी अगर हम गौर करें तो जो बीजेपी ने कम से कम एक स्ट्रक्चर जो है वो बनाया है और दिया है। पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो इस जानब बढ़ती हुई नजर भी नहीं आ रही। इमरान खान की एक इंटेंशन तो लगती है कि वो इलेक्शन कराना चाहते हैं, करा नहीं पा रहे, वो एक अलग बात है। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या खामी है कि वो इलेक्शन नहीं करवा पाती? दरअसल मैंने जैसे कि पहले अर्ज किया है
कि जमाती इंतखाबात के लिए जो आइन या कानून इन्होंने लिखा है, बनाया है, वो उस पार्लिमानी निज़ाम की जमात को, पार्लिमानी तर्ज की जमहूरियत को वो सूट नहीं करता और ना ही वो उसको उस मंजिल तक पहुंचा सकता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। लेकिन राजा साहब, जो बरतानिया का जो अगर हम इलेक्शंस का देखते हैं, उनकी अगर हम टोरी या लेबर पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है देखें, या अमेरिका में हम रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स का देखें, तो उनका निज़ाम तो वन मैन वन वोट के ऊपर है। और आपने यहाँ, मुझे याद पड़ता है 2002 में परवेज मुशर्रफ साहब को एक बड़ा एलेबरेट प्रोसीजर बना के पेश किया था कि ये पॉलिटिकल पार्टीज में इस तरह का निज़ाम लगाना चाहिए। वो क्यों नहीं हो सका और इससे हम अमेरिका बरतानिया से कैसे मुख्तलिफ हैं? वो उस वक्त भी जो लोग वहाँ परवेज मुशर्रफ साहब के करीब थे और करीब तर थे, वो मुकम्मल तौर पर उसके रास्ते में खड़े थे और वो नहीं चाहते थे कि इस किस्म का कोई निज़ाम। ये चौधरी साहबान की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? चौधरी साहबान की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, वो एक जनरल साहब थे वहाँ उनके दफ्तर में, परवेज मुशर्रफ साहब के, और ये जो थे तारिक अजीज साहब, ये बड़े खुल के उन्होंने उसकी निज़ाम की मुखालफत की थी। देखें, अगर आपको जमातों में इंतखाबात कराने हैं तो पहली बात तो मैंने जो उस वक्त तजवीज़ की थी, मैंने कहा था कि इसका अपना, जिस तरह के लोकल गवर्नमेंट का कभी अपना हर सूबे में एक इलेक्शन कमीशन होता था, और मैंने कहा था कि वो इलेक्शन कमीशन जो है उसको आप अडॉप्ट कर लें, वो जमातों के इंतखाबात कराए, सबके वो कराए, जमातें अपने इंतखाबात को खुद मैनेज ना करें। पहला मेरा बुनियादी तकाजा जो है उसमें ये था कि जमातें अपने इंतखाबात को खुद मैनेज ना करें। देखें, आज लेटेस्ट आपके सामने मैनेज ना करें बल्कि इलेक्शन कमीशन उनके लिए करे। एक कमीशन है जो सिर्फ जमाती इंतखाबात को मैनेज करेगा, उसमें जमातों के नुमाइंदे होंगे, सारी जमातों के नुमाइंदे होंगे। मसलन असफंद यार वली जो हैं, अगर पीपल्स पार्टी के इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, तो असफंद यार वली अपनी पार्टी का कोई नुमाइंदा देंगे जो उस कमीशन का मेंबर बन जाएगा। इसी तरह और जमातों को भी शामिल करेंगे, और उसके अलावा देयर विल बी ए कॉन्टिन्यूस सिस्टम जो उसको मैनेज किया करेगा। यहाँ तो इन्होंने बिल्कुल उसको खत्म कर दिया था। डॉक्टर खालिद रांझा साहब थे उस वक्त लॉ मिनिस्टर, और मंसूर साहब थे उस वक्त सेक्रेटरी लॉ। तो जो मैंने बनाया था उसको, उस पर अमल दरामद नहीं किया था उन्होंने वो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में तरमीम करके तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये मैंडेटरी करार दिया कि जी वो इलेक्शन कराएंगी और उसकी रिटर्न जो हैं वो देंगी इलेक्शन कमीशन को। लेकिन वो बहुत नाकाफी है, उससे जमात नहीं ग्रो करती, जमात बनती नहीं। मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि एक बड़ा कॉन्सेप्ट जो है लोगों में चल रहा है और लोगों में मायूसी होती है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के पॉलिटिकल लोगों को, कि जी यहाँ जमातें क्यों नहीं होती। इंडिया में भी यही हालत है। और ये सिटी नाज़िम थे तो जो डेवलपमेंट के काम होते थे वो मुस्तफ़ा भाई ही ऑन बोर्ड रह के करते थे। हाँ, ये ज़रूर था कि उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उन डेवलपमेंट स्कीम्स पे, तख्तियों के ऊपर सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल और गवर्नर इरशादुल इबाद का नाम ज़रूर आता था। इनका एक्टिव रोल डिपार्टमेंट्स में जरूर रहा, रिश्वत के हवाले से जरूर रहा उनका एक्टिव रोल। और ये यूं लग रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून है, जो वफाकी हुकूमत है, उन्होंने फारूक सत्तार साहब के ऊपर अपना हाथ रख दिया है और फारूक सत्तार और MKM को वफाकी हुकूमत जो है वो सपोर्ट कर रही है, और गवर्नर साहब जो है वो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं। जाहिर है कि वो एक इन बिटवीन है फारूक सत्तार साहब के और वफाकी हुकूमत के। आपको और जो PSP है, पार्टी है, आपकी घबराहट ये है कि एक बड़ा शेयर जो है वो वफाकी हुकूमत के जरिए जो फारूक सत्तार साहब है उनको मिल गया है, चाहे वो सिक्योरिटी का मामला हो या बाकी से हो एस्टेब्लिशमेंट में, और आपने चढ़ाई कर दी है इशरत इलाहाबाद साहब के ऊपर, वज़ीर आज़म साहब के ऊपर और PMLN के ऊपर आपने हाथ हल्का रखा है। एक तो फवाद भाई, हमें कोई घबराहट नहीं है, बहुत रिलैक्स है, और
6 महीने में जितना हमने अचीव किया है, कोई भी पार्टी जो न्यूली बॉर्न पार्टी हो इतना अचीव नहीं करती। हमने अपने 2 महीने के अंदर जलसा भी करके दिखाया, हमने रैली भी निकाली, यहाँ पे हजारों की तादाद में मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी लोग हमारे पास शामिल हो रहे हैं, न्यूट्रल अवाम भी हमारे साथ शामिल हो रही है। तो हमें कोई घबराहट और कोई टेंशन नहीं है। हाँ, हमारी इस अचीवमेंट से दीगर सियासी जमातें बिलखुसूस MQM और दीगर लोग जो हैं वो परेशान हो सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल सुकून में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ताईद हमारे साथ मौजूद है। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं हमारा दिल और ज़मीर हमारा मुतमईन है, तो कोई टेंशन नहीं है। रह गया इस चीज का कि वफाकी हुकूमत। अच्छा, ये बताएं कि फारूक सत्तार साहब के साथ और जो बाकी धड़े हैं MKM के और आप में आपस में कोई अलायंस की भी कोई चांस है, या आप लोग अलहदा ही रहेंगे? बाकी जो है वो धड़ेों के साथ आपकी कोऑपरेशन का कोई चांस नहीं है? फवाद भाई, एक तो पहले तो इस चीज को देख लें कि धड़े MQM में कोई नहीं है। MQM सिर्फ एक ही है और वो MQM है अल्ताफ हुसैन की। ना MQM लंदन है, ना MQM पाकिस्तान है। दूसरे रह गया अलायंस का, तो हमारे दरवाजे सब लोगों के लिए खुले हुए। वो शख्स जो मुहिब्बे वतन हो, जो पाकिस्तान की सालमियत पे यकीन रखता हो, और जो दरवाजे सबके साथ खुले हुए हैं, लेकिन लग यूं रहा है कि अभी कराची की सियासत में आगे बढ़ेगा मामला। और इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है ये अभी सिर्फ रिपल्स हैं उस सियासत के जो आप देख रहे हैं। कराची की सियासत बहरहाल आगे जाके तब्दील होनी है और हम और आप इसको फॉलो करते रहेंगे कि मामला आगे जाते हैं तो जाते किधर हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इंडियन ह्यूमिलिएशन देखते हैं जो उसको अपने ही मुल्क में हुई और रशिया और चाइना ने उसके साथ क्या किया।